डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आप अपनी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर चुके होंगे। ठीक। और इसी के साथ एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बीईटी का भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। और क्यों ना एग्जाम देना चाहें, क्योंकि आपके पास मौका है। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो उसके बदले बिहार सरकार बीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकदम एलिजिबल है। ठीक। तो आप बीपीएससी टीआरई 4 के साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं वो एकदम आपका बेट के लिए भी काम करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। राजनीतिक दर्शन का जो जनक है प्लेटो, राजनीतिक विचारकों में जो आपके राजनीतिक विचारक हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, उसमें भी जो बेहद महत्वपूर्ण है उनको पढ़ेंगे। और ये राजनीतिक विचारक हर बार इनसे 4 से 5 प्रश्न जरूर आता है। उसमें भी जो कुछ चुनिंदा जो विचारक हैं उनसे तो जरूर प्रश्न बनते हैं। तो उसी क्रम में आपका एक प्लेटो भी है। और प्लेटो जो है राजनीतिक विज्ञान का जो दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी का जनक भी माना जाता है। फिर इसके बाद वस्तु और आगे बढ़ता जाएगा। इस वजह से हम लोग इसको यही शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम एक और सीरीज स्टार्ट किए हैं। वो सीरीज है आपका राजनीतिक सिद्धांत का। तो उसमें हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। और पॉलिटिकल थॉट में या राजनीतिक विचारक में पहला चैप्टर है, जो बेहद महत्वपूर्ण विचारक हम लोग उन सभी को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। और साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर कीजिए। और किसी प्रकार कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और किसी साथी को लगता है कि उसके पास प्रॉपर कंटेंट नहीं है तो आप पेड पीडीएफ के लिए भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। इस हम लोग वही पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे जो पर्याप्त मात्रा में आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और लाभदायक होगा। टीआरई 3 में हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, जो प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर दिए थे, उससे 68 क्वेश्चन, 80 में से 68 क्वेश्चन आपके मैच किए हैं। ठीक। तो चलिए और शुरुआत करते हैं राजनीतिक दर्शन की शुरुआत से, यानी प्लेटो से। ठीक। तो आप जान लीजिए जो प्लेटो है आपका, एक तो उसका जो जन्म है एथेंस में कहाँ हुआ, 428 ईसा पूर्व। एथेंस का है आपका यूनान में। और इसका जो मृत्यु 347 ईसा पूर्व। कभी कभी उसका जन्म पूछ देता है। तो इसका जन्म हुआ है आपका 428 एथेंस यूनान में। तो अब शुरू देखिए कि अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये जो पुस्तक है राजेश मिश्रा सर की पुस्तक है। और पॉलिटिकल साइंस का जो भी स्टूडेंट अगर उसके पास ये पुस्तक नहीं है तो बड़ी ताज्जुब की बात है। कोई जो भी लोग नेट की तैयारी करते हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी करते हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, उनके लिए पुस्तक बेहद रामबाण मानी जाती है, एकदम रामबाण है। मैं ये नहीं कहूंगा ये बुक पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें से लगभग आधे से अधिक प्रश्न आपके मैच कर जाते हैं। ठीक। तो चलिए प्लेटो प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है, जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। एंशिएंट पॉलिटिकल फिलॉसफी का जनक कहा जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी का जनक कौन है? प्लेटो। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस यानी यूनान में हुआ था। इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लेस था। इसका कभी कभी ये पूछता है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? एरिस्टोक्लेस था। प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी थी। प्लेटो की उपाधि किसने दी? तो सुकरात से दी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्यारे साथियों, मैं बता दूं, हम आपसे बता दें कि हम लोग ये बुक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे साथी हैं जो कहीं पे सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में रहते हैं, उनके पास तमाम सुविधाओं के अभाव है। तो कई लोग डिमांड करते हैं कि वैसा कंटेंट लाया जाए जिससे उनका अधिकतम भला हो सके, जो आपका बेंथम का सिद्धांत हो उन पर लागू हो सके। क्योंकि सही से न तो ग्रेजुएशन हुआ, किसी कारणवश, या नहीं पीजी हो पाया, इस क्योंकि उधर बहुत से लोग कहते हैं कि बेहतर डिग्री कॉलेज नहीं है, दूर जाना पड़ता है, कैसे भी हो गया, लेकिन हम लोग सही से नहीं पढ़ पाए। इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं आपको कंटेंट दिलाने का जो कम से कम आपके लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और एकदम आपका सिलेक्शन हो सके। तो इसलिए आप इस किताब को कई लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप रोज वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपका भला हो जाएगा। ठीक।
तो प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? द रिपब्लिक, ये भी याद रखिएगा। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन और द लॉज, तीन पुस्तक आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक, प्लेटो की जो पुस्तक है कौन कौन सी? द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, ठीक, और द लॉज। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, बार बार ये आपसे प्रश्न पूछता ही है। ठीक, जो आदर्श राज्य की बजाय वैवाहिक राज्य की व्याख्या करते हैं। रिपब्लिक में तो आदर्श राज्य की बात करता है, लेकिन स्टेट्समैन और द लॉज नामक ग्रंथ में वो आदर्श राज्य को छोड़कर वैवाहिक राज्य की व्याख्या करता है। प्लेटो ने अपनी किताब क्रेटो में सुकरात को दिए गए विश्व के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया है। एक और उसकी पुस्तक का क्या नाम है? क्रेटो, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो आगे देखिए, प्लेटो आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताता है? ये कम कॉमन सा प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? तो 5040। और यही लगे आप जान लीजिए, रूसो जो बताता है लगभग 10,000 जनसंख्या बताता है। तो अरस्तु कहता है कि न तो किसी राज्य की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए। वो निश्चित संख्या नहीं बताता है, लेकिन निश्चित संख्या बताने वाले दो विचारक हुए, प्लेटो और रूसो। ठीक, तो फिर प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक या निगमनात्मक है? ये भी पूछा जाता है। प्लेटो की दार्शनिक पद्धति निगमनात्मक है, जिसमें वो दर्शन की से यानी व्याख्यात्मक ज्यादा होता है, और यही अरस्तु का आगमनात्मक हो जाएगा। प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है। राजनीतिक शास्त्र को नैतिक रूप में वो व्याख्या करता है। ठीक, फिर आगे कि निगमनात्मक जो पद्धति है क्या है? कि निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी पहले व्याख्या करते करते आप सिद्धांत पे पहुंचे, यानी सिद्धांत आपका विशिष्ट हो गया तो पहले आप उसके तहत पहले व्याख्या करें, तमाम तरह के उदाहरण दें। व्याख्या नहीं, ये सामान्य से क्या कहें, वृहद से कहा है ना, इसमें समष्टि से व्यष्टि की ओर, वही है। आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना होता है, यानी इसमें क्या होता है, ठीक निगमनात्मक का उल्टा। तो यानी आप पहले सिद्धांत की बात करते हैं, फिर उस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप फिर व्याख्या करते हैं, उसका निर्वचन करते हैं, ये आगमनात्मक हुआ। ठीक, स्टेट्समैन में देखिए क्या लिखता है कि स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया है किसने? प्लेटो ने। स्टेट्समैन उसकी पुस्तक है। द लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं, प्लेटो कहता है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है, नहीं रूल ऑफ लॉ की बात किसमें करता है? स्टेट्समैन में। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। जरा इनकी रचनाएं देख लीजिए। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली यानी डायलॉग मेथड में लिखे गए हैं, यानी वार्तालाप के रूप में लिखे गए हैं। याद रखिएगा, ये भी बात प्रश्न बतौर पूछा जाता है। उसकी ये जो पुस्तकें हैं आप याद कर लीजिए। ठीक, इसमें से ये पुस्तक रिपब्लिक, लॉज और द स्टेट्समैन लिखना है, याद रखना, हमेशा भूलना नहीं है, और एपोलॉजी भी। ठीक, चलिए, प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या है? प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धतियों, निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग, कौन सी पद्धति का प्रयोग प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया, हॉब्स ने किया? तो अरस्तु, प्लेटो और जो हॉब्स है, ये सभी ने ऐतिहासिकवादी प्रयोग किया, विधि का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक, कुछ प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की, यानी प्लेटो ने एक विद्यालय खोला और उस विद्यालय का नाम था एकेडमी। ठीक, और यही बता दें कि जो अरस्तु, उसकी विद्यालय का क्या नाम था? लिसियम। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना 386 ईस्वी पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ठीक, जैसे अपने वहां नालंदा है, वहीं वो भी है। अकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। जो अकेडमी थी, यानी जो उसका विद्यालय था, उसके मुख्य द्वार पर लिखा था, जो व्यक्ति गणित और ज्यामिति से अनभिज्ञ हैं, उनका विद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित है। उसने साफ साफ लिखा था, इसलिए जान लीजिए। तो मैथमेटिक्स का मतलब कि गणित, और उसमें भी खासकर रेखा गणित और बीज गणित वो ज्यादा ध्यान देता था। ठीक,
प्लेटो सुकरात का शिष्य था, ये आपको पता ही है, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा कि अरस्तु के गुरु का गुरु कौन था, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वो कहता है वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, किसने कहा? तो ये भी बाद में कहता है आगे, लेकिन ये मूलतः ये विचार किसका है? तो ये विचार जो है सुकरात का है। प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। इसलिए ये यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। वो विचार पर ज्यादा महत्व देता है कौन? प्लेटो। उनके अनुसार विश्व के दो प्रकार कौन कौन से? एक विचारों की दुनिया और एक भौतिक व वास्तविक दुनिया। तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। कौन कौन से? तो एक था हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। कौन कहता है विश्व निरंतर परिवर्तनशील है? हेराक्लिट। और फिर पाइमेनिडेस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है, उसका मानना था पाइमेनिडेस के अनुसार। फिर प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य कर दिया और उसके अनुसार वो क्या कहता है कि सत्य स्थायी होता है परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो ने चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीजों के सार होते हैं। ये आपको लाइन हमेशा याद रखनी है। तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में क्या विचार था? देखिए, प्लेटो ग्रीक यूनानी विचारक था। ठीक, ग्रीक यूनानी विचारक था प्लेटो। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं? आत्मा और आत्मा के तीन गुण पाए जाते हैं और उसी आधार पर आप व्यक्तियों की भी व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण कौन कौन से? जो प्रमुख गुण कौन कौन से? विवेक, साहस, तृष्णा। और आत्मा के तीन गुणों से समाज में तीन वर्गों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? जिसमें विवेक की प्रधानता हुई वो शासक वर्ग यानी दार्शनिक राजा हुआ। जिसमें साहस की प्रधानता हुई यानी जिस व्यक्ति में साहस की क्षमता अधिक थी वो सैनिक बना। और इसमें तृष्णा की प्रधानता थी तो उत्पादक कार्यों में लग गया। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन क्या है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। याद रखिए, कोट बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, भूल कर भी नहीं भूलना है, सपने में भी नहीं भूलना, क्योंकि प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि कौन कहा या किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। तो ये कथन है आपका प्लेटो का। प्लेटो राज्य समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। ठीक, प्लेटो राज्य समाज में अंतर नहीं करता, वह तीनों समूह वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। अगर प्लेटो का आपका न्याय का सिद्धांत बस कहता हूं कि मूल में समझना है तो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जिस प्रधान गुण की प्रधानता होती है उसी गुण के आधार पर वह अपने कार्य करता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, वही न्याय है। ठीक, यही उसकी मूल भावना है न्याय के सिद्धांत की। इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। ठीक, और राजा को सामाजिकता से दूर कर उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया गया। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। ठीक, फिर प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता। वो यही कहता है कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वो राजा दार्शनिक राजा वाला विशेषता नहीं है। ठीक, उसमें विवेक नहीं होता है। प्लेटो के राज्य का विचार क्या है? राज्य की प्रकृति क्या है उसकी बात करता है। प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। यानी जो उसकी रचना है द रिपब्लिक, वो इस बात की बात करता है कि राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए और उसका प्रयोग किन आधारों पर करना चाहिए, इन सब की व्याख्या करता है। लेकिन वास्तविक राज्य की बात नहीं करता, वास्तविक राज्य की व्याख्या नहीं करता है प्लेटो। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण।
आपको याद रखना है राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है प्लेटो का। और ये कोट भी वो कहता है किसी भी राज्य का निर्माण उसमें ऊंचे ऊंचे चट्टानों या ओक के वृक्ष जैसे नहीं होते, बल्कि उसमें निवास करने वाली जनता के चरित्र से होता है राष्ट्र का निर्माण। तो ये कोट आपको हमेशा याद रखना है जो ये कहा है। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या सावयवी है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। ये प्लेटो और अरस्तु जो है राज्य की प्रकृति के आंगिक ऑर्गेनिक थियरी या टेलीलॉजिकल थियरी या जैविक या सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि राज्य को एक व्यक्ति के रूप में, एक जीवधारी के रूप में व्याख्या करते हैं। इस वजह से इनको सावयवी या आंगिक या जैविक कहा गया। रिपब्लिक की प्रधान पात्र हैं पॉलीमार्कस, एंटिमेंटस और ग्लाइकॉन। ठीक, ये याद रखिएगा। अब उसके राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या किस आधार पर वो करता है, जरा देखें हम लोग। प्यारे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग आपको 5 ऑप्शंस पर आधारित मॉडल पेपर देंगे और टॉपिक वाइज एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे आपको, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण, जैसा कि बीपीएससी पूछ रहा है वैसा। ठीक, तो देखिए राज्य की उत्पत्ति, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यानी ये देखिए याद रखना है कि प्लेटो और अरस्तु हैं वो राज्य की उत्पत्ति प्रकृति या विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। ठीक, विकास का परिणाम हुआ राज्य, जैसे कि अन्य जो दैवी सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, वैसे इस प्रकार से कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि राज्य का जो विकास हुआ, निर्माण हुआ धीरे धीरे, क्योंकि प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है। ठीक, ये स्वाभाविक संस्था, याद रखिएगा। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जो विकास का परिणाम है और एक स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ठीक, प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। ठीक, इसकी जो शासन प्रणाली है इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइटमेंट टिरैनी बोलते हैं, प्रभुत्व निरंकुशतावाद। और ये कोट किसने कहा, कोट किसने किया, विवेकशील अधिनायक, याद रखिएगा, बार्कर का कोट है ये। ठीक, बार्कर का कोट है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, प्लेटो का न्याय सिद्धांत हम देखते हैं, जो कि इसके क्या मतलब कि जो पूरा निचोड़ है, ठीक, इसके क्या मतलब सिद्धांत का या इसके विचार का। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक जो है, अपना अपना हक जो है दिलाना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। व्यक्ति की आत्मा का गुण कौन कौन सा है, जो दार्शनिक राजा उसमें विवेक होना चाहिए, और जो साहस है वो क्षत्रिय होना चाहिए, और जो उत्पादक है उसमें क्षुधा जो होता है, क्षुधा गुण की प्रधानता होती है, उत्पादक और होता है। और सभी लोग अपने अपने गुणों के आधार पर कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, वही वो आदर्श मतलब कि न्याय कहता है, वही आत्मा का गुण है न्याय। ठीक, प्लेटो प्रथमतः पहली बार तत्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है। यानी जब भी वो अपने न्याय की बात करता है तो सबसे पहले वो तो क्या करता है, जो यूनान में न्याय सिद्धांत जो प्रचलित उसका सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट विचारक हुए पॉलीमार्कस, थ्रेसिमिकस और ग्लाइकॉन ने किया था। ठीक, प्लेटो ने समाज शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया। यानी जो प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक हो किस शैली में लिखी गई है, संवाद यानी डायलॉग मेथड में लिखी गई है। ठीक, उसकी सारी रचनाएं डायलॉग मेथड में लिखी गई, ये भी याद रखना है। ठीक, बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी और भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। ठीक, सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी एवं उपयुक्तवादी थे। सोफिस्ट विचारकों में सिफालस है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कैफलास लिख दिया, सिफालस भी इसको आप बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सोफिस्ट विचारकों में सिफालस के अनुसार सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। जिस प्रकार
ठीक, चलिए व्याख्या कर लीजिएगा। सत्य बोलना और ऋण चुकाना एक किसका कथन है? ये कथन है आपका सिफालस का। अब देखिए पॉलीमार्कस क्या कहता है। पॉलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय, यानी जैसे को तैसा, शत्रु के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना और मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। और प्लेटो क्यों इसका खंडन करता है? प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक, अब प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है, क्योंकि शुरू से कह रहा है कि वो नैतिकवादी है, नैतिकता उसका आदर्श राज्य है, नैतिकता पर आधारित है। ठीक, अब थ्रेसिमेकस क्या कहता है? थ्रेसिमेकस ने न्याय की अमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है। जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग के मात्र का नहीं। ये हो गया। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज्यादा है तथा एक न्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। ग्लैकन के अनुसार न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है। उनके अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लैकन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। ठीक, प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा है कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यह कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं हो सकता, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। और न्याय के दो पहलू की बात करता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर प्लेटो बात करता है। व्यक्तिगत स्तर पर न्याय क्या है? व्यक्तिगत स्तर पर न्याय आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। साहस और वासना और विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। साहस याद रखिएगा, साहस जो है वासना और विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय क्या है? समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना जो है रिपब्लिक है, जिसका उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। रिपब्लिक का जो सब टाइटल है, जो उसका उपशीर्षक है रिपब्लिक का न्याय से संबंधित है, कंसर्निंग जस्टिस, यानी वो इतना न्याय के लिख दिया, इतना विस्तृत की व्याख्यान लिख दिया। इसका दूसरा जो शीर्षक है उसे हम क्या बोलते हैं? न्याय से संबंधित या कंसर्निंग जस्टिस, जो इसका सब टाइटल है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। ये भी बात आपको याद रखना है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित होती है। अगर आपको कानून का भय न हो तो यहाँ कोई वर्तमान समय में नैतिक नहीं है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है, यानी प्लेटो अपने विचार में न तो स्वतंत्रता से संबंधित कोई बात किया, नहीं समानता से संबंधित और नहीं अधिकार से संबंधित वो बात किया। ठीक, अब देखिए प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। प्यारे साथियों, मैं फिर से कहूंगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक, पीजीटी राजनीति विज्ञान के लिए, और साथ ही अगर आप बीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एनटीए के समकक्ष है, जो कि आगे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य की भर्ती आएगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप बीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसमें थोड़ा मेहनत कीजिए, अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया नौकरी है ये। ठीक, सरकारी नौकरी तो आपको चाहिए ही, लेकिन उससे भी बढ़िया असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है, तो ध्यान से थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आप मौका हो जाएगा। इसी लगे हाथ जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नेट के साथ बेट भी दे सकते हैं, बीपीएससी भी दे सकते हैं। ठीक, पर्याप्त है उसके लिए। और
प्लीज आप हम लोगों का भी सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो वो कुल 5 प्रकार के सरकारों की बात करता है। अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र। ठीक, भी याद रखना है। शासन प्रणाली क्या है कि प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। उनके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। या भी याद रखिएगा, सबसे खराब कौन सी है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, और सबसे जो बेहतर है राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र से वो इसलिए इतना नफरत करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी गुरु की जान गई थी। ठीक, प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया है। सेवाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। देखिए यहाँ बात बदल गई, सेवाइन कहता है और ये आप याद रखिएगा। देखिए मैं कहीं पढ़ा था, चलिए ठीक है, ये सेवाइन और कंफ्यूज राइजो में दो बुक में दो बातें, एक जगह बारकर एक जगह सेवाइन। ठीक, अब देखिए उसकी नजर में विधि क्या है, कानून क्या है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, यानी दार्शनिक राजा के अधीन ही कानून है, सब कुछ है। कानून जो है दार्शनिक राजा से ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि वो विवेकशील है, विवेक से इतर और कुछ नहीं। ठीक, प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना, विधि को यानी कानून को उसने अज्ञान माना है। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना है। ठीक, प्लेटो ने बाद की रचना प्लेटो ने अपनी बात की रचना द स्टेट्समैन और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया। ये भी याद रखिएगा, प्रारंभ में तो नहीं स्वीकार करता, लेकिन बाद में स्टेट्समैन और द लॉज में इसकी व्याख्या करता और स्वीकार भी करता है। लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया है। ठीक, प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया तथा दंड की बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया उसने। ठीक, शिक्षा में भी वो जैसे वो कह रहा था, एथेंस की जो निजी शिक्षा व्यवस्था थी तथा शिक्षा में बौद्धिक व दार्शनिक शिक्षा पर जोर था। स्पार्टा से प्रभावित था और यहाँ की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था थी तथा शिक्षा में शारीरिक व सैनिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। इस वजह से आपसे पूछा जाता है कि जो प्लेटो है स्पार्टा की शिक्षा से प्रभावित था। ठीक, और जो उसकी प्राथमिक शिक्षा है, जरा मैं बता दूं, प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक है और उसके बाद उच्च शिक्षा जो 35 वर्ष तक है और व्यवहारिक शिक्षा जो दी जा रही है 50 वर्ष, फिर वही जो आपका दार्शनिक राजा बनता है। ठीक, प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं है। ठीक, प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार अरस्तु के साथ है, वो भी इसमें विचार अंतर नहीं करता है। इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं पाया जाता है। अब आइए देखिए जरा शिक्षा का सिद्धांत क्या है कि बारकर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके न्याय सिद्धांत का आधार है। ठीक, रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। ये भी कोड जो है बेहद महत्वपूर्ण, बार बार आपसे पूछा जाता है। और इससे इतना ज्यादा रूसो प्रभावित हुआ, उसने शिक्षा से संबंधित उस जमाने में आधुनिक युग में एक नई पुस्तक लिख दी, द इमाइल। ठीक, वो रूसो जो प्लेटो की शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित था, जिसके परिणाम स्वरूप नई किताब लिखी। उसने भी शिक्षा पर बहुत ज्यादा काम किया और उस पुस्तक का नाम है द इमाइल। एक बारकर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन की विवेचना का प्रयास करती है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान, दर्शन पर रचना नहीं है। ठीक, प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। ठीक, अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही जानना ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अब देखिए
कौन कौन से चरण शिक्षा के, क्या क्या स्टेप है, कब कब। प्राथमिक शिक्षा जो 10 वर्ष से 20 वर्ष तक होगी तथा इसमें संगीत एवं व्यायाम की शिक्षा की विषय वस्तु होंगी। द्वितीय चरण की शिक्षा 20 से 30 वर्ष के बीच होगी, जिसमें गणित, ज्योतिष तथा ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का तृतीय चरण 30 से 35 वर्ष का होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ठीक। अब वही कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण, जिसको साम्यवाद। अब जरा कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण देखिए। प्यारे साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप TRE 4 के एस्पिरेंट हैं या BT और लगे हाथ और भी राज्यों में जो PGT के एग्जाम होने वाले हैं, खासकर एक तो यूपी PGT का एग्जाम होने वाला है और DSSB का भी एग्जाम होने वाला है, और बिहार में आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, तो आप उसमें भी मतलब कि BET एग्जाम दे सकते हैं। क्वालिफाई होंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वजह से आप मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए, अन्याय मत कीजिए आप। ठीक, क्योंकि बहुत सुनहरा मौका है। दोबारा मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसे मतलब कि अब 1 साल बाद या 1.5 साल बाद दोबारा ऐसे मौके आएंगे। ठीक, और चैनल पे आप लोग बने रहिए, सहयोग करते रहिए। आपके लिए हम लोग बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट या बेहतर से बेहतर मैटर अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अन्य चैनलों पर संभवतः ऐसा हो सकता है कि होगा, पर मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप तुलना कर सकते हैं। कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण। जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। ठीक, जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे सैनिकों का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षक के सभी चरण में सफल होगा वह दार्शनिक राजा होगा, किंग फिलोसफर होगा। 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा। ठीक, शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का विभाजन होगा, जिससे सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, जिससे समूचे समाज का भला होगा। प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। साम्यवाद का क्या मतलब है? प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन 2 प्रकार के नगर राज्यों में था। कौन कौन से? पहला अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति से वंचित रखना था और परिवार के मोह से मुक्त रखना था, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। ठीक, प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। ठीक, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था जो सैनिक वर्ग थे और दार्शनिक वर्ग, क्योंकि जो संपत्ति जो है वो मतलब कि विरोध या आपस में मन द्वेष या विरोधाभास उत्पन्न या मतलब की लड़ाई झगड़े संघर्ष का ही एक कारण। इस वजह से वो संपत्ति को का साम्यवाद हो, संपत्ति को मतलब कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के लिए वो उपयोगी नहीं मानता है। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका अपना परिवार नहीं होगा। संपत्ति और परिवार से वंचित कर देता है कौन? प्लेटो। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन से अंतर है? प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें उत्पादक वर्ग और केवल उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता, केवल सैनिक वर्ग और शासक वर्ग पर लागू होता है। और आधुनिक साम्यवाद यह पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है। फिर प्लेटो का जो साम्यवाद है पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है। यह वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। कौन? आधुनिक साम्यवाद। यह नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है। यह आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। ठीक, मैक्सी ने प्लेटो को पहला स्वप्नलोकी विचारक कहा है। यानी जो पहला स्वप्नलोकी विचारक कौन है? तो प्लेटो है। और किसने कहा? तो याद रखिएगा, मैक्सी ने कहा है। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार भी है, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफर है, पॉलिटिकल फिलोसफी का जनक है। प्लेटो की आलोचना जरा देखिए कि कौन किसने किस प्रकार से आलोचना की प्लेटो की। कार्ल पॉपर ने अपनी रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, ये कार्ल पॉपर की जो पुस्तक बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, आप हमेशा याद रखिए।
तो कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है, प्लेटो मुक्त समाज का शत्रु है। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। दार्शनिक में इसकी शुरुआत इसी के विचारों में पाई जाती है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकी या स्वप्नलोकी विचारक कहा है। ठीक, हन्ना अरेंड प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहते हैं। प्लेटो और फांसीवाद, कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है और प्लेटो और फांसीवाद में कई समानताएं व असमानताएं हैं। समानताएं क्या है? प्लेटो और फांसीवाद दोनों राज्य को नैतिक सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी स्पष्ट कहा है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखिए जरा आगे कि प्लेटो फांसीवादी विचारधारा का घोर नहीं, प्लेटो वो फांसीवादी विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार व समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फांसीवादी भी यही मानते हैं। ठीक, प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा। फांसीवादी राज्य भी नियंत्रण करते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए असमानताएं क्या है दोनों में। एक कोट याद कर लीजिए, प्लेटो ही दर्शन है और दर्शन है प्लेटो, ही कोट है आपका इमर्सन का। ठीक, प्लेटो के जो कट्टर आलोचक हुए कार्ल पॉपर और उनकी फेमस पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, यानी प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का उस दार्शनिक पिता कहता है, प्रणेता कहता है। कौन? मैक्सी। ठीक, सॉरी कार्ल पापर। नॉक्टोरल काउंसिल यानी न्यास परिषद की बात करता है कौन? प्लेटो। ये भी आपको याद रखना है। अब आइए असमानताएं देखिए कि प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है, जबकि फांसीवाद में शासन धूर्तता, फरेब और चालाकी के द्वारा किया जाता है। प्लेटो के विचारों में स्वतंत्रता व समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवादी विचारक स्वतंत्रता व समानता को बिल्कुल नहीं मानते। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। प्लेटो के विचारों में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता के रेडिकल नेशनलिज्म की धुर समर्थक हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला कि प्लेटो को फांसीवाद से असमानताएं, प्लेटो फांसीवाद से समानताएं अपवादिक हैं। प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय एवं सौंदर्य का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारधारा हिंसा, असत्य, चालाकी व धूर्तता का दूसरा नाम है। अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों विपरीत हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। ठीक, प्लेटो के संबंध में लिखी गई श्रेष्ठ रचनाएं अर्नेस्ट बार्कर, ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसकी पूर्ववर्ती। फिर इनकी पुस्तक एक और है प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचार, और फिर बर्नार्ड बोसांग की कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक। ये सब प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। नेटलशिप, ये एक बार हमसे प्रश्न मुलाकात हुई, लेक्चर्स ऑन रिपब्लिक, ये नेटलशिप की रचना है। ठीक, तो ये थे आपके प्लेटो महोदय, जो कि पाश्चात्य राजनीति विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी थिंकर्स का जो बुनियाद की शुरुआत होती है, जो अच्छे बुनियाद जो शुरुआत होती है पॉलिटिकल फिलोसफी की, वो प्लेटो से होती है। और राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन हुए? अरस्तु हुए। इन दोनों बातों में भी आपको ख्याल रखना है। ठीक, तो चलिए
ये आप लगातार चैनल बने रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिए होंगे। और एक और चीज़ कि आप पीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, वन लाइनर कहें तो ठीक रहेगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।